हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको अपने चैनल साइंस जंक्शन में एक और नए वीडियो के साथ स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9 का जो पढ़ रहे थे, बायोलॉजी चैप्टर अध्याय शुरू किए थे, जीवन की मौलिक इकाई। इसका हम लोग आज का यह वीडियो पार्ट 3 का है। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोग जितने भी चैप्टर से संबंधित टॉपिक था, सब टॉपिक, उन सभी टॉपिक को हम लोग देख चुके थे, जिसमें से कोशिका की खोज और फिर ये कोशिका की संरचनाएं क्या है। उसके अलावा जितने भी कोशिकाएं होती है उसको हम लोग पढ़े थे। कोशिका किससे बनी होती है, कोशिका की संरचनात्मक संगठन क्या है, जो भी एनसीईआरटी का चैप्टर में टॉपिक है, उन सभी टॉपिक को हम लोग कवर कर लिए थे। आज के इस वीडियो में हम लोग कोशिका विभाजन पढ़ेंगे। ठीक है, कोशिका विभाजन यानी कि चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक है कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन जो है क्यों होती है, इसकी आवश्यकता क्यों होती है, तो उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का क्लास। यदि आप इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो चैनल पर प्ले लिस्ट बना हुआ है क्लास 9 का एनसीईआरटी साइंस, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, कोशिका विभाजन। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कोशिका विभाजन क्या है, क्यों कोशिका विभाजित होती है। ठीक है, कोशिका के बारे में तो हम लोग देख चुके हैं कि कोशिका जो है, एक कोशिका अपने आप को विभाजित करके बहुत सी कोशिका बनती है। इसी को क्या कहेंगे, कोशिका विभाजन। यानी कि एक कोशिका अपने आप को क्या करती है, विभाजित करती है, और विभाजित करने के फलस्वरूप क्या बनती है, बहुत सारी कोशिकाएं बनती है। इन्हीं कोशिकाओं को क्या कहेंगे, इसी को कोशिका विभाजन कहेंगे। आखिर कोशिका विभाजन क्यों ज़रूरी है, तो जो भी हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए जो है, उसके लिए कोशिका विभाजन की आवश्यकता होती है। दूसरा हो जाएगा रिप्रोडक्शन, यानी कि प्रजनन करने के लिए और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करने के लिए जो है वो कोशिका विभाजन आवश्यक है। अब कोशिका विभाजन जो है 3 प्रकार से होता है। पहला हो जाएगा असूत्री यानी कि एमाइटोसिस डिवीजन। दूसरा है समसूत्री विभाजन यानी कि माइटोसिस, माइटोसिस। और तीसरा हो जाएगा अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस डिवीजन। तो असूत्री विभाजन में है, जितने भी प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं उसमें जो है असूत्री विभाजन पाई जाती है। जबकि समसूत्री विभाजन में जो भी कायिक कोशिकाएं हैं, कायिक कोशिकाएं कहने का मतलब हमारे शरीर के जैसे जो भी अंग है ना, उन कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन पाई जाती है। जैसे कि हमारे कभी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, हमारे कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, तो उन कोशिकाओं में जो है कायिक कोशिका समसूत्री विभाजन होगा। और तीसरा असूत्री विभाजन होता है, जनन कोशिकाओं में असूत्री विभाजन होती है। तो इस प्रकार से हम लोग कोशिका विभाजन 3 प्रकार से देखेंगे। तीनों का एक करके डिटेल देखेंगे कि असूत्री विभाजन यानी कि प्रोकैरियोटिक जीव में क्या क्या होता है। तो पहला क्या है, एमाइटोसिस डिवीजन। यह विभाजन अविकसित कोशिकाओं जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, नीलहरी शैवाल हो गया, अमीबा तथा प्रोटोजोआ में होता है। यानी कि जितने भी जीव प्रोकैरियोटिक जीव है उन सभी जीवों में क्या होती है, असूत्री विभाजन और एमाइटोसिस डिवीजन। इसके अलावा जो है, इसमें केंद्रक पहले लंबा हो जाता है, फिर सीधा 2 भागों में विभाजित होकर अलग अलग हो जाता है और प्रत्येक भाग एक संतति उत्पन्न होता है। जैसे कि हम लोग अमीबा के बारे में पढ़े थे कि अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव है ना। तो अमीबा में किस प्रकार से विभाजन क्रिया होती है, तो इसमें देखिए, इसके अंदर जो केंद्रक है, केंद्रक क्या होती है, लंबी हो जाती है और फिर यही केंद्रक 2 भागों में धीरे धीरे विभाजित होकर फिर ये नए अमीबा का निर्माण कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रोकैरियोटिक जीव के अंतर्गत आया और इसमें विभाजन की क्रिया होती है। तो वही बात यहाँ पर है कि इसमें केंद्रक जो है लंबा हो जाता है और फिर सीधा 2 भागों में विभाजित करके अलग हो जाता है और प्रत्येक भाग एक संतति उत्पन्न करता है। इसमें कोई विशेष कार्य नहीं होता असूत्री विभाजन में। ठीक है, दूसरा नंबर है समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन हम लोग किस में देखे थे, कायिक कोशिकाओं में, है ना। इसमें क्या होता है, तो सबसे पहले एक समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया को सबसे पहले जर्मन जीव वैज्ञानिक वाल्थर फ्लेमिंग ने, है ना, ये नाम याद रखना है। समसूत्री विभाजन का सबसे पहले जो है जीव वैज्ञानिक कहाँ के, जर्मनी के वाल्थर फ्लेमिंग ने 1879 में देखा तथा 1882 में इसे माइटोसिस नाम दिया। तो माइटोसिस नाम किसने दिया,
वाल्थर फ्लेमिंग ने कब 1879 में उन्होंने देखा और 1882 में इसको माइटोसिस नाम दिया, है ना। देखा, उसको सबसे पहले कंफर्म किया कि समसूत्री विभाजन किस प्रकार से होती है, तो और उसके बाद 1882 में इसे माइटोसिस नाम दिया। ठीक है, यह विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है। सबसे पहला पॉइंट ये दिमाग में याद रखना है कि समसूत्री विभाजन जो है कायिक कोशिका यानी कि सोमेटिक सेल में होता है। अब इसका कार्य क्या है, यह विभाजन क्या करती है, तो यह घाव भरने का कार्य करते हैं, है ना। जब भी हमें कोई घाव या चोट जो कोशिकाएं नष्ट हो जाती है, वहाँ का मांस मृत हो जाती है, तो वहाँ पर कटे फटे भागों में आखिर नई कोशिका का जन्म होती है, तब ना वो घाव भर जाती है। तो वहाँ पर जो है वो समसूत्री विभाजन द्वारा नई कोशिका बनती है और इसके फलस्वरूप जो है वो घाव भर जाती है। तो यह घाव भरने का कार्य करता है। दूसरा है, यह कटे फटे अंगों की मरम्मत तथा शरीर की वृद्धि करता है। तीसरा पॉइंट होगा इसका कि इस प्रक्रिया में मातृ कोशिका यानी कि जो मदर सेल है, पहले की कोशिकाएं, उस मातृ सेल से जो है 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है ना। यानी कि समसूत्री विभाजन में क्या हो रहा है कि मदर सेल जो है विभाजित होकर 2 डॉटर सेल का निर्माण हो रहा है और प्रत्येक पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या जो है वो मातृ कोशिका में उपस्थित गुणसूत्र की संख्या के बराबर होती है। कि समसूत्री विभाजन क्या है, इसमें मातृ सेल विभाजित करके 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करती है और प्रत्येक पुत्री कोशिकाओं में जो गुणसूत्र माता के गुणसूत्र हैं उनमें उपस्थित मातृ कोशिकाओं में उपस्थित गुणसूत्र की संख्या के बराबर होती है, किसमें, पुत्री कोशिका में। ठीक है, तो यह इसका है और यह घाव भरने का कार्य करता है, कटे फटे अंगों की मरम्मत करती है समसूत्री विभाजन। अब समसूत्री विभाजन जो है वो किस किस स्टेज को पूरा करती है, किस स्टेज में विभाजित तो हो रही है, लेकिन समसूत्री विभाजन जो है वो 2 अवस्थाओं में पूरा होता है। पहला हो जाएगा इंटरफेज अवस्था, दूसरा हो जाएगा सूत्री विभाजन माइटोसिस फेज और पहला इंटरफेज। इंटरफेज में क्या होता है कि कोशिका विभाजन की तैयारी होती है ना। डायरेक्ट वो विभाजन नहीं होती, उसको विभाजित करने के लिए तो कुछ समय चाहिए ना तो विभाजन करने के लिए उसको तैयारी की अवस्था होती है और यह जो है सबसे बड़ी अवस्था होती है, लगभग 95%। तो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव इस टाइप का आ सकता है कि सबसे बड़ी जो है कोशिका विभाजन या समसूत्री विभाजन किस स्टेज में वो अपनी समय बिताते हैं, तो सबसे बड़ी अवस्था हो जाएगा इंटरफेज, उसमें भी 95%, क्योंकि इसमें कोशिका विभाजन के लिए जितनी भी तैयारी होती है ये इंटरफेज में हो जाती है समसूत्री विभाजन। उसके बाद दूसरा स्टेज में सूत्री विभाजन है ना, माइटोसिस। इसमें भी जो है पहले और बाद, पहले में जो है केंद्रक विभाजन होगा सबसे पहले, उसके बाद जो है कोशिका विभाजन होगा। केंद्रक विभाजन को ही क्या कहेंगे, कार्योकाइनेसिस, और कोशिका विभाजन को क्या कहेंगे, साइटोकाइनेसिस, है ना। केंद्रक विभाजन हम लोग देखेंगे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। उसके अलावा कोशिका विभाजन जो है गुणसूत्र की विभाजन होगी, जैसे कि मदर सेल में 46 क्रोमोसोम होती है, तो उन 46 में हम लोग क्या देखें कि मातृ कोशिकाओं में 2 गुणसूत्र की संख्या जो है वो बराबर होती है पुत्री कोशिकाओं की तुलना में, है ना। दोनों की मातृ कोशिका के जो मदर सेल का क्रोमोसोम है वही जो है पुत्री कोशिकाओं के क्रोमोसोम मातृ कोशिका के बराबर होती है। तो यहाँ पर भी वही है कि पहले जो है केंद्रक का विभाजन होगा, ये 4 फेज है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। ये 4 फेज याद रखना है कि सूत्री विभाजन के दौरान। उसके अलावा हम लोग एक एक करके देखेंगे कि ये प्रोफेज जो है इस फेज में क्या क्रिया होती है ना। स्पेशल पूछा जाता है कि समसूत्री विभाजन के जो विभिन्न अवस्था है उनको लिखे। तो समसूत्री विभाजन को जो है वो 4 स्टेज लिखना है कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। तो प्रोफेज में जो क्या होता है कि कोशिका के वास्तविक विभाजन की शुरुआत होती है। इंटरफेज में हम लोग क्या देखे थे कि उसमें 95% जो है वो कोशिका विभाजन की तैयारी होती है। इसके बाद प्रोफेज सेकंड फेज में आया, इसमें क्या हुआ, कोशिका के वास्तविक विभाजन की शुरुआत होती है। इसमें क्रोमोसोम जो है वो झुंड में दिखाई देते हैं। इस प्रकार से आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि प्रोफेज में यह
ये क्रोमोसोम कैसे है, झुंड में दिखाई दे रहे हैं, है ना। इस अवस्था में क्रोमोसोम को गिना नहीं जा सकता, मतलब इसमें बहुत सारे झुंड क्रोमोसोम आपस में जुड़े हुए रहते हैं। कि इस टाइप से क्वेश्चन होगा कि प्रोफेज अवस्था में या फिर क्रोमोसोम झुंड में दिखाई देती हैं किस स्टेज में, है ना। तो आप यहाँ पर प्रोफेज स्टेज में देख सकते हैं कि क्रोमोसोम जो है वो झुंड में दिखाई दे रहे हैं, और इस स्टेज में क्रोमोसोम को गिना नहीं जा सकता है, और इसमें जो है सेंट्रोसोम दोनों ध्रुवों की ओर आ जाते हैं। ये जो है ये सेंट्रोसोम है, ये दोनों ओर यानी कि नॉर्थ और साउथ ये दोनों ध्रुवों में आ जाते हैं। तो इस फेज में ये स्ट्रक्चर दिमाग में रखना है कि इसमें क्रोमोसोम झुंड में दिखाई देती है, और इसकी कोशिका जो है वास्तविक विभाजन की शुरुआत हो जाती है, और सेंट्रोसोम जो है दोनों ध्रुवों की ओर आ जाते हैं, ठीक है। दूसरा हम लोग देखेंगे मेटाफेज। मेटाफेज में क्या हो रहा है कि इस फेज में सभी क्रोमोसोम सेल के बीच में एक लाइन में जमा हो जाता है। इस प्रकार से आप इसका स्ट्रक्चर देखिए कि ये पहले जो है क्रोमोसोम झुंड में दिखाई दे रहे थे, अब क्या है क्रोमोसोम सेल के बीचों बीच में एक लाइन में जमा हो जाते हैं। इसे क्या कहेंगे, मेटाफेज प्लेट या फिर इक्वेटोरियल, है ना, इक्वेटोरियल प्लेट भी कहेंगे। देखिए चूंकि ये बीच में आ रही है और ये सेंट्रोसोम है, दोनों ध्रुवों की ओर होगा, बस क्रोमोसोम की स्थिति इसमें चेंज होते रहेगा और ये कोशिका विभाजन संपूर्ण होगा। तो मेटाफेज में क्या देखिए कि क्रोमोसोम एक बीच में लाइन में जमा हो जाता है, इसी को मेटाफेज प्लेट या फिर इक्वेटोरियल प्लेट कहेंगे। तीसरा फेज है एनाफेज, है ना। एनाफेज में देखिए इसका स्ट्रक्चर कि इसमें तरकु रूपी यानी कि स्पेंडल फाइबर जो है वो क्रोमोसोम के दोनों ध्रुवों की ओर खींच लेते हैं। ये जो क्रोमोसोम सबसे पहले झुंड में देखे, उसके बाद क्या है कि एक प्लेट के रूप में लाइन में देखे, है ना, बीचों बीच। अब क्रोमोसोम क्या हो रहा है, ये ध्रुवों की ओर जा रहे हैं, या कोशिका विभाजन की सबसे छोटी अवस्था होती है। ऑब्जेक्टिव होगा कि कोशिका विभाजन की सबसे छोटी अवस्था क्या है, तो हो जाएगा एनाफेज, क्योंकि इसमें बीच में ही क्रोमोसोम एक प्लेट के रूप में था, उसी को ये क्या हुआ, स्पेंडल फाइबर क्रोमोसोम के दोनों ध्रुवों की ओर खींच लेते हैं, है ना, ध्रुव की ओर। अब चौथा क्या होगा टेलोफेज में, कि जो ध्रुवों की ओर क्रोमोसोम आ रही थी उस क्रोमोसोम को विपरीत ध्रुवों की ओर एकत्रित हो जाते हैं, है ना। जैसे ये ध्रुवों की ओर खींच रहा था और ये सबसे छोटी अवस्था है, अब ध्रुवों की ओर जो है वो इकट्ठा हो जाता है, जमा हो जाते हैं, और क्रोमोसोम समूह के चारों तरफ जो है वो केंद्रक झिल्ली का निर्माण हो जाता है। यानी इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे देखिए कि ये जो क्रोमोसोम है ना, उसके समूह के चारों ओर एक केंद्रक झिल्ली का निर्माण हो जाता है। ये केंद्रक है और ये क्रोमोसोम है, ये झिल्ली का निर्माण हो गया। एक सेल के अंदर दो केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। ये देखिए एक सेल हो गया, ये सेंट्रोसोम होगा दोनों ध्रुवों की ओर, और ये क्रोमोसोम जो है ध्रुवों की ओर खींच रहे थे, अब धीरे धीरे इसके केंद्रक का निर्माण हो जाता है और इसके चारों ओर झिल्ली का भी निर्माण हो जाता है ना, और इसके अंदर जो है वो दो केंद्रक का निर्माण हो गया। तो टेलोफेज सबसे पहले हम लोग क्या देखिए, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, ये जो सीक्वेंस है इसको याद करना है, उल्टा पुल्टा नहीं करना है। अब जो है समसूत्री विभाजन देखिए हम लोग दो स्टेज में, इंटरफेज और माइटोसिस फेज। इन माइटोसिस फेज में चार अवस्था देखिए। अब कोशिका विभाजन, पहले में क्या था, ये केंद्रक का विभाजन हो रहा था। दूसरा में हम लोग क्या देखे थे, कोशिका विभाजन यानी कि साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस क्या है कि यह समसूत्री विभाजन की सबसे अंतिम अवस्था होती है ना। केंद्रक का विभाजन हो गया, अब कोशिका विभाजन में क्या होगा कि यह कोशिका विभाजन की सबसे अंतिम अवस्था होती है, और इस अवस्था में जो है वो कोशिका द्रव दो भागों में विभाजित हो जाता है, अर्थात एक सेल से दो सेल का निर्माण हो जाता है। यानी कहने का मतलब जो यहाँ टेलोफेज में हो रही थी कि दो केंद्रक का निर्माण हुआ, अब यह दोनों केंद्रक क्या होगा, विभाजित करके एक एक सेल से दो सेल का निर्माण होगा। तो इस प्रकार से क्या होगा, एक सेल से दो सेल का निर्माण हुआ, दो सेल से फिर हम लोग अर्धसूत्री विभाजन से देखेंगे कि चार सेल का निर्माण हुआ, तो एक सेल से दूसरा सेल, यानी कि इस प्रकार से हमारा घाव और जो भी दुर्घटनाग्रस्त होती है, यानी कि हमारे कोशिकाएं क्षतिग्रस्त मृत होती है,
मृत हो जाती है या फिर नष्ट हो जाती है, तो वहाँ पर जो जल्दी ही घाव भर जाती है, किस कारण? ये कोशिका विभाजन के कारण, और उसमें भी समसूत्री विभाजन से। ठीक है। तीसरा अब हम लोग देखेंगे अर्धसूत्री विभाजन, यानी कि मियोसिस डिवीजन। ये क्या होता है? सबसे पहले वैज्ञानिक का नाम याद रखना है कि 1905 में फार्मर तथा मूरे ने कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन को मियोसिस नाम दिया। समसूत्री विभाजन को क्या नाम याद रखना था? वाल्थेर फ्लेमिंग ने 1879 में देखा था और 1882 में इसे माइटोसिस नाम दिया, जबकि अर्धसूत्री में फार्मर तथा मूरे ने कोशिकाओं को अर्धसूत्री विभाजन को क्या किया? मियोसिस नाम दिया। कब? 1905 ईस्वी में। अर्धसूत्री विभाजन की खोज सर्वप्रथम जो है बीजमैन ने की थी। खोज के बारे में पूछा गया तो सबसे पहले बीजमैन ने, लेकिन उसका मियोसिस जो नाम दिया वो फार्मर तथा मूरे ने कब? 1905 ईस्वी में बीजमैन ने की थी। लेकिन इसका सर्वप्रथम विस्तृत अध्ययन स्ट्राबर्गर ने, है ना, इसमें 3 वैज्ञानिक याद रखना है कि सबसे पहले खोज बीजमैन ने, उसके बाद उसके मियोसिस नाम किसने दिया? फार्मर तथा मूरे ने 1905 ईस्वी में, और इसका विस्तृत अध्ययन किया था, यानी कि डिटेल इसका स्टडी स्ट्राबर्गर ने 1888 में किया। ठीक है। यह कोशिका विभाजन केवल जनन कोशिका यानी कि स्पर्म एंड ओव्यूल में होता है, यानी कि रिप्रोडक्शन के दौरान क्या होती है? अर्धसूत्री विभाजन होती है। इसमें क्या होती है कि पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या मदर सेल में उपस्थित गुणसूत्र की संख्या की आधी होती है। देखिए इसका नाम से ही, यानी कि क्या है? अर्धसूत्री विभाजन, यानी जो भी मदर सेल की गुणसूत्र की संख्या है उसमें पुत्री कोशिकाओं की, यानी कि डॉटर सेल में गुणसूत्र की संख्या क्या होगी? आधी होगी। जबकि समसूत्र में हम लोग क्या देखे थे कि बराबर होती है। सम मीन्स बराबर, जितने मदर सेल की कोशिका है उतने ही क्या होगा? डॉटर सेल की क्रोमोसोम की संख्या होगी, बराबर होगी। तो नाम से ही आपको गुणसूत्र की संख्या भी याद करना है कि समसूत्री में बराबर, अर्धसूत्री में गुणसूत्र की संख्या क्या होती है? आधी होती है। इसमें विभाजन की क्रिया 2 बार होती है, जिसके फलस्वरूप 4 डॉटर सेल का निर्माण होगी। 2 बार कहने का मतलब अर्धसूत्री कोशिकाओं में, कोशिका विभाजन में सबसे पहले समसूत्री विभाजन के समान ही होती है, यानी कि पहले समसूत्री विभाजन होगी, उसके बाद 2 बार दूसरी कोशिका विभाजन होगी, है ना। तो इस प्रकार से 2 बार विभाजित होकर 4 कोशिकाओं का निर्माण होगा। जैसे कि यहाँ 46 क्रोमोसोम है, ये 2n हो गए, यानी कि मनुष्य का। ये क्या हुआ? एक बार पहले विभाजित हुआ, फिर ये विभाजित करके एक बार विभाजित किया तो क्या हुआ? 2 कोशिकाओं का निर्माण हुआ। फिर ये अर्धसूत्री विभाजन से एक बार और विभाजित होगा, तो फिर ये विभाजित होकर क्या बना? इससे 2 सेल और इससे 2 सेल। तो इस प्रकार से क्या हुआ? 4 कोशिकाओं का निर्माण हुआ। और ये जो मदर सेल का गुणसूत्र की संख्या है डॉटर सेल में क्या हो जाएगी? बट जाएगी, यानी कि आधी आधी हो जाएगी, n, है ना। तो समसूत्री विभाजन क्या देखिए कि कोशिका विभाजन के समान ही होती है। पहले क्या होगा? एक बार अर्धसूत्री में समसूत्री कोशिका विभाजन के समान ही होती है। इसमें एक जनक कोशिका से 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होगा, जैसे है यहाँ पे, है ना। स्ट्रक्चर से आप समझ सकते हैं और इसका डेफिनेशन भी से भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग समसूत्री विभाजन के तो 4 स्टेज देख चुके थे, है ना। अर्धसूत्री में भी क्या देखे कि 2 बार विभाजित हो रहा है। असूत्री में क्या देखे कि प्रोकैरियोटिक जितने भी जीव थे, अविकसित जीव, उसमें असूत्री विभाजन हो रही है। अब थोड़ा सा अंतर इसमें देख लेते हैं कि समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन में क्या अंतर है ना। माइटोसिस और मियोसिस में, तो यह सबसे पहले देखते हैं माइटोसिस में, यानी कि समसूत्री विभाजन में, कि यह विभाजन जो है वो कायिक कोशिकाओं में होता है। कायिक कोशिका यानी कि हमारे बॉडी के किसी भी अंग में जहाँ भी कोशिकाओं की क्षतिग्रस्त या फिर चोट लगती है वहाँ पर जो है नई सेल का निर्माण होती है, किसके फलस्वरूप? समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप। दूसरा क्या है? अर्धसूत्री विभाजन में यह विभाजन जनन कोशिकाओं में होती है। जनन कोशिका यानी कि मेल और फीमेल के जो भी रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसमें, है ना, रिप्रोडक्शन में। दूसरा है इसमें समसूत्री में कि इस विभाजन में कम समय लगता है। किसमें? समसूत्री में। क्योंकि इसमें जो है एक ही बार विभाजित हो रहा है मदर सेल से
दो समान पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है और दोनों में गुणसूत्र की संख्या जो है वो बराबर है, तो इसमें विभाजन का समय कम लेती है। जबकि अर्धसूत्री में जो है इस विभाजन में अधिक समय लेती है, क्योंकि क्या है, ये 2 बार विभाजित हो रही है ना। पहले एक बार जो है समसूत्री विभाजन हो रहा है, उसके बाद सम से अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है, यानी कि ये 4 कोशिकाओं का निर्माण कर रही है, तो इसमें अधिक समय लगेगा। तीसरा इसका अंतर है कि इस विभाजन के द्वारा एक सेल से 2 सेल बन रही है, किसमें, समसूत्री विभाजन में। जबकि अर्धसूत्री में क्या है कि इस विभाजन में एक सेल से 4 सेल का निर्माण होता है। नेक्स्ट इसका अंतर देखेंगे कि संतति कोशिकाओं में जनक जैसे ही गुणसूत्र होने के कारण आनुवंशिक विविधता नहीं होती है। कहने का मतलब जो भी मदर सेल हैं, जनक वही हुआ, संतति कोशिकाओं में जनक वैसे ही होती है जैसे कि डॉटर सेल में उसके गुणसूत्र होने के कारण, है ना, समान होती है उसके गुणसूत्र। इस कारण से जो है उसमें जेनेटिक डिफरेंट नहीं देखने को मिलती है, किसमें, समसूत्री विभाजन में। जबकि संतति सेल में जनकों से भिन्न गुणसूत्र होने के कारण आनुवंशिक विविधता देखने को मिलती है। यानी कि आनुवंशिक विविधता किसमें अधिक देखने को मिलेगी, अर्धसूत्री विभाजन में, क्योंकि उसमें कोशिका के जो है 4 कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है और उसमें प्रत्येक क्रोमोसोम की संख्या जो है वो आधी आधी होती है ना। इस कारण ये अधिक विविधता इसमें अर्धसूत्री में देखने को मिलती है। नेक्स्ट इसका समसूत्री विभाजन का अंतर हो जाएगा कि इसमें गुणसूत्र के आनुवंशिक पदार्थों में आदान प्रदान नहीं होता है, क्योंकि इसमें मातृ सेल से ही समान कोशिकाओं का, देखिए 2 सेल है, उसमें क्या हुआ, 2n विभाजित हो गया। इसमें गुणसूत्र के आनुवंशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है। सबसे पहले तो ये समसूत्री विभाजन हुआ, फिर इसके अंदर जो भी गुणसूत्र की संख्या है वो विभाजित हुआ और इस प्रकार से एक n ये हैप्लॉइड बना, है ना। तो इसमें आनुवंशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है। तो इस प्रकार से समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन आप दोनों का अंतर करके इसके बारे में जान सकते हैं। लेकिन इसका डिटेल जो है समसूत्री जितने भी अवस्था है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये आपको फेज याद रखना है। इसी के साथ जो है यह चैप्टर यानी कि जीवन की मौलिक इकाई, इसका जितना भी थ्योरी था एनसीईआरटी बुक के अनुसार सभी टॉपिक को हमने यहाँ पर कवर किए, चाहे वह टॉपिक छोटा हो या बड़ा हो, अध्याय के बीच का, ठीक है। 100% कंटेंट के साथ मैंने यहाँ पे आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाई है, ताकि आपको एक ही वीडियो में जो है वो सारा कंटेंट मिल जाए, आपको इधर उधर देखने की आवश्यकता नहीं हो। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके अध्याय के बीच जो भी क्वेश्चन आंसर होगा, है ना, उस क्वेश्चन आंसर को लेकर आएंगे। इसके अलावा जो अभ्यास का प्रश्न उत्तर है ना, अध्याय के बीच में जो भी अभ्यास का प्रश्न है, उन सभी प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे एक एक करके। तो आप लोग थ्योरी को पढ़ के रखिए, उसके अलावा आप यहाँ पे नोट देखिए, आप बिल्कुल नोट्स बना के रखिए कोशिका विभाजन कोशिका के बारे में, ठीक है। तो आशा करती हूँ कि यह जानकारी और वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्द ही मिलते हैं इसके प्रश्न उत्तर वाले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।